दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ इंदौर शहर की एक जानी मानी हस्ती सीए अभय शर्मा जी मौजूद हैं, जो आपको आज बताएंगे कि चीज़ें लाइफ में अगर सडन होती हैं, अचानक होती हैं तो शायद अच्छे के लिए होती है। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अचानक होने के कारण के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। तो आज हम अभय शर्मा जी से जानेंगे, उन्होंने बतौर सीए और एक इंसान के तौर पे कई सारी चीज़ों को, चैलेंजों को फेस किया है। आज वो अपने जीवन के खास बातों को और पलों को हमारे साथ साझा करेंगे। सर, देखिए, मेरा जन्म सीहोर में हुआ। भोपाल के पहले जो सीहोर शहर आता है वहाँ पर हुआ और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है, सामान्यतः मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत सरकारी कॉलेज सीहोर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तब तक ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पिताजी की दुकान पे बैठना है, उनके व्यापार को संभालना है। छोटा सा व्यापार था उनका और उनके साथ ही जीवन यापन करना ऐसी मंशा थी। लेकिन एकाएक पापा ने मुझसे बोला कि अब तुमको इंदौर जाना है, ग्रेजुएट हो चुके हो, इंदौर जाओ और सीए करो। तो वो क्षण मेरी लाइफ में एक यू टर्न की तरह था कि जो प्लानिंग 12th के बाद करनी चाहिए या बच्चे जो एक सपना बना के चलते हैं कि मुझे क्या बनना है, इस प्रकार का कोई सपना नहीं था। और पिताजी ने एकाएक आदेश दिया कि आपको सीए करना है, आप इंदौर जाइए। तो 15 अगस्त 1996 को मैं दो दोस्तों के साथ, यानी हम कुल 3 दोस्त इंदौर आए। दोस्त के मकान की चाबी लेके आए। रात को 9:30 बजे इंदौर पहुंचे। घनघोर बारिश हो रही थी और चौथी मंजिल पे उस टाइम मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, बिल्डिंग की लाइट गई हुई थी। और जब उस कमरे में जाके देखा तो वहाँ पे खिड़की टूटी हुई थी और पूरी गादियाँ बिस्तर गीले थे। तो रात पर हमने जैसे तैसे गादी को बाहर निकाला और बोरों पे सोए। तो पहले जीवन की एक वो ऐसी याद थी कि जीवन में पहला हमने कष्ट देखा कि बाहर, घर से बाहर रहने का क्या कष्ट होता है। और वो एक छोटी सी शुरुआत थी। आर्टिकलशिप पूरी हुई, सीए की डिग्री पूरी हुई और फिर ईश्वर ने साथ दिया और आगे बढ़ते गए। सर, जैसा आपने बताया कि आप इंदौर आए और फिर वो पहला ही एक्सपीरियंस आपका इंदौर आके रहा कि इस तरह से आज भी देखा जाए तो हमारे जो यंगस्टर हैं उनको पेरेंट्स गाइड कर देते हैं कि आपको ये करना है और ऐसे करना है और यहाँ जाना है। वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठाते और एक जरा सी परेशानी होती है तो वो डर जाते हैं और वापस भागने की कोशिश करते हैं या कुछ तो भी गलत कदम उठाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे लोग, आपने इतनी टफ सिचुएशन सहन की उस समय, अगर चाहते तो आप भी वापस जा सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, कुछ पेरेंट्स ने सोच के भेजा है तो अब हमसे करके दिखाएंगे। देखिए, इसमें सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पैराशूटर्स ना बनाएं, ग्रास रूटर बनाएं। जो बच्चे ज़मीनी तौर पर जुड़े नहीं रहते हैं, जिन्हें ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम होती है और खुले समुद्र में कैसे तैरना है, खुले आकाश में कैसे उड़ना है, ये नहीं मालूम होता है, उनके साथ में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पिताजी ने और मेरे पूरे परिवार ने हमें ये सिखाया कि स्थिति का सामना स्वतंत्र रूप से कैसे किया जाए, निर्णय कैसे लिए जाए और जब इस प्रकार की विषम परिस्थिति आती है या सम परिस्थिति आती है उसमें कैसे हमें सम रहा जाए। इसका बच्चों को जो इसकी जो शिक्षा है वह पेरेंट्स को बचपन से ही देनी होगी। और जो पेरेंट्स बच्चों को ग्रास रूटर बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, बच्चा उसमें सम रहेगा और अपने आप को सहज पाएगा। सर, सिचुएशंस आपने आके यहाँ पे सेटल किया तो फिर उसके बाद आपको और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है तो कैसे कैसे पड़ाव आपको देखने को मिले और आपने उन हर्डल्स को पार किया और आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, जब मैं 1996 में आया था तो सिर्फ कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों के अलावा इंदौर में मेरा कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं बाहर से आया था। धीरे धीरे परिचय हुए और उन परिचय का मैं महत्व समझता गया कि ये कैसे अच्छी जेंट्री, चूँकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने जा रहे थे, तो एक अच्छी जेंट्री में कैसे रहना है, क्योंकि हमें पूरा व्यापार व्यवसाय उन्हीं से मिलना है। अच्छी जेंट्री का कैसे महत्व होता है, अच्छे कंटेंट का क्या महत्व होता है, अच्छे पब्लिक रिलेशन पीआर का क्या महत्व होता है।
तो मैं उसका महत्व धीरे धीरे समझता गया, धीरे धीरे मेरे कांटेक्ट कैप्चर होते गए और ईश्वर की दया से जो भी कुछ सफलता है वह मेरे कांटेक्ट के कारण है। और हर व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है उसे पब्लिक रिलेशन पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। सर आप आईसीएससी ब्रांच से भी जुड़े रहे, तो स्टूडेंट्स आपने देखे हैं, यंगस्टर्स भी देखे हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट्स आया जिसे देख के आपको आपका बचपन और आपका इंदौर आना याद आया हो? बिल्कुल, एक टीकमगढ़ के पास के गांव का एक स्टूडेंट था, शादाब खान नाम था उसका। मैं जब चेयरमैन था तो वो मेरे पास आया कि साहब पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते हैं टीकमगढ़ में, और वो गांव में रहते, पूरा परिवार गांव में रहता था। वो साइकिल रिक्शा से टीकमगढ़ तक अप डाउन करते हैं पिताजी, और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फीस भर सके। अच्छा। वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मैंने यहाँ पे कोचिंग संचालकों से बात की, उसको फ्री में कोचिंग दिलाने की व्यवस्था करी। जो बुक सेलर्स हैं उनसे निवेदन किया कि उसको जो भी बुक्स चाहिए वो आप दें। एक हॉस्टल में हमने अरेंजमेंट करा, ये हमारा सभी का सामूहिक प्रयास था, पूरी टीम का। हॉस्टल में उसके लिए प्रयास किया और उसका यह परिणाम रहा कि वो प्रथम प्रयासों में ही सीए की सारी परीक्षा पास कर चुका है। और अभी बॉम्बे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे है। तो मन में एक अच्छा लगता है कि हम किसी की सहायता कर सकें, और वो उस छोटी सी एक सहायता के बल पे यदि वो अपना सर्वोच्च पा ले तो एक जिसको बोलते हैं कि मन में एक इससे अच्छी खुशी नहीं हो सकती है। सर गांव से जो सफर आपने शुरू किया था वो दुनिया भर में आपने किया है, आप कई देशों की आपने यात्रा भी की, तो वो यात्रा कैसी रही और वहाँ से क्या कुछ एक्सपीरियंस आपको देखने को सीखने को मिले? देखिए, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि यात्रा हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। जब गांव का व्यक्ति नगर जाता है, नगर का व्यक्ति शहर जाता है, शहर का महानगर जाता है, तो उसमें एक नई नवीनता आती जाती है, वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है। और जब वो नई नई चीज़ें सीखता है तो उसके जीवन में भी उस नवीनता का समावेश होता जाता है। भारत में जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, भारत के लोगों का जो रहन सहन है, जब हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में हम सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह सीखी कि सिस्टम क्या होता है। हर व्यक्ति सिस्टम से चलना जानता है। सिस्टम कोई भी व्यक्ति ब्रेक नहीं करता है, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो, कितनी भी जल्दी हो। जो क्यू का सिस्टम है, जो लोगों का पेशेंस है, जो सलीका है जिंदगी जीने का, और वो जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, यह हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। सर आप गांव से जो सीख अपने पिताजी से लेके शहर आए थे, वो सीख आपको कहाँ कहाँ काम आई और कितना आपको याद आते हैं वो शब्द यहाँ आने के बाद अभी भी? देखिए, एक इंसिडेंस है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक इंसिडेंस है, 15 अगस्त 1996 को मैं इंदौर आया। अब इंदौर में आने के बाद टिफिन सेंटर का जब हमने भोजन करा तो हमारी तीनों ही दोस्तों की तबीयत खराब रहने लगी, और ये समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन के अंतराल में सभी दोस्त बीमार होने लगे। अच्छा। राखी का त्यौहार पास ही था, उसके कुल 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद राखी थी। राखी पे जब मैं सीहोर गया तो मुझे 103 डिग्री बुखार था, क्योंकि पेट में जबरदस्त इन्फेक्शन हो चुका था। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे ड्रम का पानी आता था जो कि फिल्टर नहीं होता था। घर पे फिल्टर जो पानी था वो पीते थे। फिर मैंने पिताजी से बोला कि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस प्रकार से बाहर का भोजन कर पाऊँगा। फिर उन्होंने इंदौर भेजा, समझा बुझा के। फिर 2-3 महीने बाद मेरे को फिर वहाँ का भोजन सूट नहीं हुआ। अंततोगत्वा पिताजी ने बोला कि आपको तो सीए करना ही है। वो सारा कामकाज समेट के इंदौर आ गए। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक जिंदगी का बहुत बड़ा तोहफा मेरे पेरेंट्स का था कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, और जो उनका एक जीवन सुखमय चल रहा था, और इंदौर जैसे महानगर में सब कुछ बेच बाच के काम धंधा बंद करके आ गए कि अब घर के भोजन करना है, और जो भी दिक्कत आएगी हम साथ में भोगेंगे। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक क्षण था कि जिसने मुझे, जो मैं वापस बाउंस बैक कर रहा था, मुझे उसमें ठहराव दिया। सर आपकी फैमिली, आज आप यहाँ हैं तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगता है आपको, ऐसा फैमिली से मिलता हो कि बहुत प्राउड फील करते हैं वो, आप अपने बच्चों के आइकॉन बने हो, आपकी वाइफ के आइकॉन बने हो? पेरेंट्स के लिए तो खैर लाडले आप हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट आपकी लाइफ में? देखिए, परिवारजनों के लिए हर व्यक्ति हीरो होता है। माँ बाप के लिए तो हर बच्चा सुपर हीरो होता है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं करा।
मुझे सिर्फ ये लगता है कि अच्छा करते जाना है और इस अच्छा करने में निरंतरता होनी चाहिए, उस निरंतरता का ह्रास नहीं हो, ये मेरी कोशिश रहती है। सर, कोविड का जो दौर रहा है पिछले 1.5 साल से, काफ़ी कठिन दौर हम लोगों ने सभी ने देखा है। तो कैसे सर इस दौर में कई लोगों ने आपसे मदद भी मांगी होगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जब आपको ऐसा लगा होगा कि आज मैं बहुत बेबस हूँ और कर नहीं पा रहा हूँ, चाह के भी ये मदद हो जानी चाहिए थी मुझसे, लेकिन नहीं। तो कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है सर इस दौर में? देखिए, कोविड की पहली लहर आई, उस पहली लहर में सभी ने हंसते खेलते उस लहर को पार कर दिया। जो भी उस टाइम इन्फेक्टेड हुआ, उस टाइम उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी और किसी को भी ज़्यादा परेशानी नहीं आई। लेकिन एकाएक जैसे ही अप्रैल फर्स्ट वीक से ये कोविड की दूसरी लहर आई, तो अप्रैल और मई के जो 2 महीने थे, मैं समझता हूँ सभी के जीवन काल के सबसे विषम महीने ये थे, सबसे विषम काल था। अब चूंकि एक पहचान का दायरा बड़ा है, संपर्कों का दायरा बड़ा है, सीहोर से लेके जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, वहाँ से लेके जो मेरे क्लाइंट्स इंटीरियर गाँव के से बिलोंग करते हैं या बाहर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इंदौर एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है। हर व्यक्ति जिसे चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो इंदौर की तरफ मुँह करता है। तो ऐसे अनेकानेक फोन आने लगे डेली, कम से कम किसी दिन 50 फोन, किसी दिन 100 फोन, इस प्रकार से फोन आने लगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड चाहिए, रेमेडी शिविर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, श्री गुरुजी सेवा न्यास, वहाँ की संचालन टोली में मैं हूँ। तो हमारी संचालन टोली ने एक बैठक की, उसमें निर्णय लिया कि हमारे पास में करीब 80,000 स्क्वायर फीट की जमीन बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे है, ये खाली पड़ी है, क्यों ना इसमें एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं जो कि कोविड के लिए हो स्पेसिफिकली वो करी जाए। यू वोंट बिलीव, हमारी उस संचालन समिति ने वो प्रस्ताव पास करा। एक अस्थायी शेड में 108 बेड का अस्पताल शुरू करा। महज 10 दिन में वो पूरा शेड और अस्पताल बनकर तैयार हुआ, जिसमें 48 बेड ऑक्सीजन के, 48 बेड नॉन ऑक्सीजन के और 12 बेड डे केयर के थे। इस प्रकार से 108 बेड का हमने वो अस्पताल शुरू करा और उसमें 5,000 रुपये प्रति दिन में भोजन सुविधा सहित, यदि किसी मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो उसमें अनलिमिटेड ऑक्सीजन और अनलिमिटेड दवाइयाँ, कुछ ये रेमडेसिविर टोजी को छोड़ के अनलिमिटेड दवाइयाँ जो भी लगी, इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया। तो जो एक मन में एक पीड़ा थी, एक कसक थी कि हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने उस कोविड सेंटर के थ्रू हमने समाज को सुविधा देने का प्रयास किया। और जितने भी पेशेंट वहाँ से गए, उन सबके जो कमेंट थे वो इस प्रकार से थे कि इस प्रकार की जो पर्सनल लेवल की केयर थी ये उन्होंने कहीं नहीं देखी, और एक मन में काफी संतोष का अनुभव हुआ। तो आपने सुना आज सीए अभय शर्मा जी को, उन्होंने बताया कई सारी चीजें, अनुभव जो उनके थे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। सबसे अच्छी बात जो दोस्तों मुझे बहुत छू गई, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा उन्होंने कहा है कि परिवार अपने आप में एक संस्था होती है, एक दूसरे का लोग ध्यान रखते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें मोटिवेट करें, तो वो जीवन में जरूर आगे बढ़ते हैं। और बच्चों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने पेरेंट्स से जो सीख लेके चलते हैं उसे निभाएं, उसे पूरा करें, अपने जीवन में याद रखें, जो गोल उन्हें मिला है उसे अचीव करें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ें।